हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। इसमें क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप दूध को में जामन डाल के रख देते हो, सुबह दही तैयार हो जाता है। तो आपको नया उत्पाद मिला। क्या मिला आपको? दूध से क्या मिला? दूध से आपको दही मिला। ठीक है। लोहा है, लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, क्या बन जाता है? लोहे पे जंग लगना शुरू हो जाता है, जंगीला लोहा हो जाता है एकदम। ठीक है। तो जब हमें कोई नए पदार्थ मिले, ठीक है, अभिक्रिया हो और नया पदार्थ मिले, जैसे दही में क्या होता है, दूध में जामन डालते लैक्टिक एसिड होता है, उसके कारण क्या होता है, दही जम जाता है। तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं में दो पार्ट होते हैं। एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभिकारक क्या होता है? जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जैसे हमने क्या लिया, दूध लिया, मिल्क लिया, ठीक है, साथ में हमने क्या लिया, जामन लिया। ठीक। जो प्रारंभिक चीजें हमें लगी दही जमाने के लिए, दही बनाने के लिए, वो हमें दूध और जामन लगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा अभिकारक। फिर हम एक एरो दर्शाते हैं। ये जो एरो, तीर जिस तरफ रहता है ना, इसका मतलब है इस तरफ ही उत्पाद बनेगा और इस तरफ ही अभिकारक है। और यहां हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। दही आपको दिखाया जा रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आसान शब्दों में लोग समझ सके, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया और उसको इक्वेशन में कैसे लिखें, उसकी इक्वेशन कैसे बनाएं, तब इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। अगर ये एरो ऐसे लग जाता, ऐसे भी और ऐसे भी, ज्यादातर इस तरह से लिखते हैं इसको, ऐसे और ऐसे, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल भी है। मतलब इस दिशा में भी चलेगी, इस दिशा में भी चलेगी। दूध जामन जुड़ा और दही बन गया, और दही से जामन दूध बन गया। कभी ऐसा तो नहीं देखा है ना कि दही से भैया जामन दूध भी बन रहा है, नहीं। तो ये रिएक्शन सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको हम जरा सा लिख देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यहां परिभाषा लिखी है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे हमने पहले बताया, दूध और जामन मिला और दही बन गया। ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उदाहरण, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, आप भोजन करते हो तो उत्प्रेरक होता है, कुछ कैटलिस्ट होता है, वो हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है। तो भोजन का पाचन होता है उस रिएक्शन से। श्वास लेते हो आप, क्या करते हो? ऑक्सीजन आप लेते हो, CO2 छोड़ते हो। ठीक है। लोहे पर जंग लगता है, दही का बनना पहले बता चुके हैं। ये एक हमने रिएक्शन लिख दिया है, Fe प्लस H2O जल है, बन रहा है Fe2O3 H2। आगे हम देखेंगे इसको बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। क्योंकि अगर रेडॉक्स अभिक्रिया सीख लिया तो समझो सारी अभिक्रिया आसान लगने लगेगी। रेडॉक्स अभिक्रिया में हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन है, इसमें क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, बन क्या गया? बन गया CO2। क्या बन गया? CO2। कई किताबों में लिखा रहता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एकदम बेसिक है। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं भी जुड़ रहा होता है, लेकिन ऑक्सीकरण हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होती है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी, क्या बढ़ रही होगी? ऑक्सीकरण अगर संख्या बढ़ रही होगी, तब क्या होगा? तब ऑक्सीकरण हो रहा होगा। कार्बन अकेला है, यहां पर क्या है? कार्बन अकेला लिखा है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी।
जो भी अकेला होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। O2 भी अकेला है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। O2 ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बन मतलब कोयला, ये हमने कोयला लिखा है, समझो। CO2 की बात करें तो CO2 गैस होती है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। अब हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अब ये हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 कैसे निकाली है, इसको समझते हैं। ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक हम देखेंगे कैसे, जब हमने तत्व पढ़े हैं। हाइड्रोजन होता है पहले, फिर हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब 8 जो होगा वो परमाणु क्रमांक होगा ऑक्सीजन का। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है 2n² का नियम, ठीक है। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है कोषों की संख्या। क्या होता है? कोषों की संख्या, n का मतलब हो। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे निकालेंगे? 2, n की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि कोषों की संख्या पहला कोष है, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 2, कितना आ गया? 2। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष को हम K से दर्शाते हैं, कैपिटल K से दर्शाते हैं। दूसरे कोष को हम कैपिटल L से दर्शाते हैं, फिर कैपिटल M, कैपिटल N, कैपिटल O, इस तरह से हम दर्शाते हैं, ठीक। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर हमारा आता है L कोष। अगर हम L कोष की बात करें, 8 परमाणु क्रमांक की अगर हम बात कर रहे थे, तो 8 परमाणु क्रमांक का मतलब था टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। और 8 इलेक्ट्रॉन में से हमने, ये होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। जब भी हम कभी एटम की संरचना देखते हैं तो पहला तो नाभिक होता है, फिर उसके बाद पहला कोष आता है। पहले कोष में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2, जैसा कि यहां पर ये हमारा K कोष है। K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने? 2, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये कोष जो बना रहा हूं मैं, ये L कोष है। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 में से हमने 2 भर दिए हैं। तो दूसरे कोष की बात करें तो n की जगह कितना हो जाएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 भर देंगे, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये हो गया गलत, क्यों? क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कोष में होता है तो वो परमाणु स्थायी माना जाता है, ठीक है। उसको अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। अभिक्रिया कोई भी परमाणु, या क्यों होती है अभिक्रिया? अभिक्रिया इसीलिए होती है, वो अपने आप को स्थायी करना चाहता है, अपनी बाहरी कोष को पूरा भरना चाहता है। किस नियम के अनुसार? 2n² के नियम के अनुसार। अगर पहला कोष है, किसी भी परमाणु के पास सिर्फ एक ही कोष है, तो अपने कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ना उससे ज्यादा भर पाएगा, ना उससे कम वो भरना चाहेगा, क्योंकि वो स्थायी नहीं होगा। अगर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो स्थायी हो जाएगा, उसको अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं। जैसे हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसका 2n² की अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर गुणे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हीलियम स्थायी हो गया। ऑक्सीजन में बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बाहरी कोष में हो गया। 2 और 6 कितना हो गया? 8। L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्थायी होने के लिए, इसका अष्टक पूरा हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अष्टक पूरा होना। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है, ऋणात्मक चार्ज आएगा, ऋण होगा वो। आप किसी से उधार पैसा लेते हो, आप ऋणी हो जाते हो उसको, ठीक है, माइनस में हो जाता है। अगर आप किसी को देते हो पैसा तो प्लस में चलते हो, ठीक है। अब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया? यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऑक्सीजन 2 माइनस हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो गया था, जैसा कि यहां लिखा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ये याद रखना, 2,8 हो जाएगा, तो ये स्थायी हो जाएगा। तो इसको स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये -2 जो होगा ना, यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। यहां पर -2 में, इसलिए हमने यहां पर -2 लिखा है, ठीक।
अब हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अगर हमें एक की पता है तब हम दूसरे की ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान लेंगे भैया, x मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x। अगर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं तो हम कैसे फिर लिखते हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि भैया कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अगर आपने x मान लिया तो आप कैसे लिखोगे, x माना प्लस, अब यहां पर -2 है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए गुणे हमने 2 कर दिया। बराबर हम क्या कर देंगे, बराबर हम 0 कर देंगे। x 2 दूनी 4 -4, भाई जाहिर सी बात है 2 गुणे 2 -4 प्लस माइनस माइनस बराबर 0। x इज इक्वल टू प्लस का 4, यानी कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो स्थायी हो जाता है, इनडायरेक्टली यही मतलब हुआ। तो यहां पर इसका हो गया प्लस का 4। और अगर हम बात करें यहां पर देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के नियम से क्या कहता है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 आएगा। पहले कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कार्बन स्थायी होगा। कार्बन 2 अवस्था में रहता है, एक तो कार्बन 4 प्लस, एक कार्बन 4 माइनस। कार्बन 4 माइनस का मतलब इसको हम बोलते हैं कार्बाइड। क्या बोलते हैं, कार्बाइड। जब आप देखते हो आम के सीजनों में आम को कैसे पकाते हैं, कार्बाइड डाल के ना, वो C4 माइनस होगा, C4 प्लस, यहां पर 4 का प्लस आ गया, क्योंकि हम ऑक्सीजन का हमने यहां पर -2 लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हम क्या करेंगे, एक का हम किसी का लिख लेते हैं और दूसरे का हम ऑक्सीकरण संख्या x मान के निकाल लेते हैं। ज्यादातर ऑक्सीजन का या लिख लेंगे या कार्बन का लिख लेंगे। कोशिश ये करते हैं कि जो हम जब पढ़ते हैं तत्वों के नाम, ऊपर से नीचे हम जाते हैं यहां पर, तो जो पहले तत्व आता है उसका हम ऑक्सीकरण संख्या पहले लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस तरह की कभी अभिक्रिया दी है ना तो ऑक्सीजन का सबसे पहले रखो। सबसे पहले किसका किसका लिखते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बिना सोचे +1 लिख देते हैं, ठीक। कार्बन है तो कार्बन का नहीं लिखते हैं, ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन का पहले लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पहले नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ अगर होगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हमेशा लिखना, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब चलिए, अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। 0 से +4, 0 से +4, 0 से अगर आप +4 जा रहा है तो भैया क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। तो कार्बन का क्या बोलेंगे, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो भैया 0 से -2, 0 से -2 अगर कोई चीज जा रही है तो माइनस में जा रही है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो बोल देंगे वो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कभी भी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अगर दोनों चीज हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कभी हमें बैलेंस करने को भी आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया 1-2 और देखते हैं। सबसे पहले हम 1-2 उदाहरण देखेंगे कि हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हम रेडॉक्स अभिक्रिया को और अच्छे से समझेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब भी आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तब आपको इसका कितना ये महत्वपूर्ण है आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। CO2 का तो हमने बता दिया, आप एक बार फिर से घर पे निकालना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब हम बात करते हैं P2O5 का। किसका, P2O5 का। अब हम बात करते हैं IF7 का, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं SO2 का। ऑक्सीजन कहीं भी दिखेगा तो सबसे पहले -2 लिख देना बिना सोचे समझे, ठीक है। F6 का, H2SO4 का, HCl का। देखिए जहां भी हाइड्रोजन दिख जाएगा +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का पहले आता है, हाइड्रोजन +1 होता है। हाइड्रोजन ज्यादातर क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसलिए +1, हाइड्रोजन का रट लो कि +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। अब हम बात करते हैं कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम बात करें SO2 की, सबसे पहले हम SO2 की बात करते हैं। तो हमने आपको सिखाया है अगर SO2 होगा ऑक्सीजन का -2 लिख लेंगे।
सल्फर को हमने x मान लिया, प्लस -2 गुणे 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 4। तो x बराबर प्लस का 4 आ गया। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्थायी हो जाएगा। यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, हम बात करते हैं H2SO4 की। तो हमने बताया था H का आप +1 मान लो, ऑक्सीजन का आप -2 मान लो। ठीक है, तो क्या करोगे? 1 गुणे कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर का हमने क्या माना? X, प्लस ऑक्सीजन कितना है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो बराबर 0। ठीक, 2 1 कम 2 प्लस x, 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर 0, x - 6 बराबर 0। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? प्लस का 6, मतलब सल्फर का क्या आ गया? प्लस का 6। ठीक, H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो प्लस का 6 होगा। हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस की 2 होती है। इनको लेके चलोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार SO2 में फ्लो SF6 की अगर हम बात करें, IF7 की बात करें, तो देखिए IF7 की अगर हम बात करेंगे ना, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है ना। जब आप पढ़ोगे तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 दिखेगा, 2,7। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसको क्या चाहिए? फ्लोरीन में अगर एक ऐड हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और फ्लोरीन स्थायी हो जाएगा। तो इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। आई का हमने x मान लिया, -1 गुणे 7 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x बराबर प्लस का 7, और आयोडीन का प्लस का 7 आ गया, फ्लोरीन का -1। तो जब भी इस तरह से रहेगा तो फ्लोरीन का मान लेंगे। ठीक है, -1 होगा। मानना क्या है? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो आप आराम से निकालोगे। जाहिर सी बात है भैया, अगर हम आवर्त सारणी को देखते हैं ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन नीचे आता है। परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होता है, इसका हमें याद नहीं रहता है। फ्लोरीन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक में याद होता है 9 होता है, क्योंकि हमने 20 तक पहले से हम रटे होते हैं कि 20 तक का इतना है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसान हो जाता है। आयोडीन का नहीं लिख पाते हैं, इसलिए एक्स मान के आयोडीन का हम निकाल लेते हैं। बाकी आप लोग घर से ये करेंगे, ये और ये सब निकालोगे एक बार। अब हम देखेंगे एक रिडॉक्स अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे, कैसे हम अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी हम अच्छे से बैलेंस करना सीखेंगे, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं, बैलेंस करते हैं उसको। ठीक है, देखिए हम कैसे बैलेंस करते हैं। एक हम एग्जांपल लेंगे CH4 का और ऑक्सीजन का। जब CH4 में क्या होता है? जब CH4 में हमारा ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा क्या बनता है? ठीक है, CH4, ठीक, इसको बोलते हैं साधारण भाषा में मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, वायु। तो हमारा बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल। ठीक, ये है वाटर, जल है, ये है ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? पहली बात तो बैलेंस क्यों कर रहे हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों बैलेंस कर रहे हैं भैया? यहां कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। यहां कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। यहां कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। यहां 2 हाइड्रोजन है। गड़बड़ है ना? ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS राइट हैंड साइड। यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। यहां ऑक्सीजन कितने? 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है। गड़बड़ है, बैलेंस करना है, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो कैसे बराबर करेंगे तत्वों को? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे केस में? सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। आ गया ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना? कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या? देखिए, हाइड्रोजन का +1 हमने कहा था, लेकिन ऑक्सीजन O2 के रूप में अकेला है। अगर C4 रहता, H2 रहता, अकेला जो भी होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर किसी के साथ जुड़े हैं, कोई यौगिक बना रहे हैं, तब होगा +1 और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का -2। लेकिन अगर अकेला है, H2 के रूप में है तो 0, O2 के रूप में ऑक्सीजन है तो 0, क्योंकि अकेला है। ठीक, तो यहां पर ये हो गया 0, अकेला है। अब यहां देखिए कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको कैसे देखेंगे? इसका ऑक्सीजन का हो गया -2, यहां ऑक्सीजन का हो गया -2, हाइड्रोजन का +1। यहां तो दोनों का आपने निकाल लिया। चाहिए तो
एक का लिख के दूसरे का निकाल भी सकते हो। अब कार्बन का x मान लो, ऑक्सीजन का -2 है, कितने ऑक्सीजन है 2, जितने ऑक्सीजन होंगे उसका उसमें गुणा कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। x - 4 बराबर 0, x का बराबर प्लस का 4, यहां प्लस का 4 आ गया, यहां भी प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, +1 से तो +1 ही जा रहा है, +4 से +4 जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, 0 से -2 जा रहा है। ठीक, तो सिर्फ यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये पूरी तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये अपचयन हो रहा है, तो सिर्फ अपचयन बोल सकते हैं, अपचयन हो रहा है। हालांकि ये कंबस्शन रिएक्शन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे दहन अभिक्रिया, नाम एक इसका दहन अभिक्रिया सही है, लेकिन इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस हम करेंगे ऑक्सीजन संख्या से ही, और साथ में इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको दहन अभिक्रिया लिखा जाएगा, जैसे C+O2 होता है, कोयले को वायु के संपर्क में हमने क्या किया, जला दिया। ये ट्रेंगल का, त्रिभुज का चिन्ह होता है, मतलब गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो CO2 हमारा बन जाता है, राख बचती है, CO2 उड़ जाता है। ठीक है, तो ये दहन अभिक्रिया, ये भी दहन अभिक्रिया नाम है, लेकिन यहाँ पर अपचयन हो रहा है। देखिए 0 से -2, 0 से -2 अपचयन हो रहा है। बैलेंस हम जब भी करते हैं ना, तो हम रेडॉक्स अभिक्रिया के अनुसार बैलेंस कर देते हैं, तो हमारा चीज आसान हो जाता है। देखिए कैसे, 0 से कितना जा रहा है, -2, यानी कि 2 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ 2 का परिवर्तन हो रहा है, बस परिवर्तन पता चल गया ये इसमें। ठीक, 2, 0 से 2 का परिवर्तन हो रहा है। अब यहां भी 2 का परिवर्तन हो रहा है, इधर से इधर भी जा रहे हो तो 2 का परिवर्तन हो रहा है। यहां कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन, यहां 0 से 2 का परिवर्तन, तो यहां 2 लिख देंगे, तो 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। यहां 2 करना है, हमने क्या किया, यहां अगर 2 लिख दिया तो 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4, और यहां भी ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन प्रॉपर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में, जब रेडॉक्स अभिक्रिया और डीप में पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे, और अभिक्रियाओं के प्रकार भी देखेंगे। ये फिलहाल दहन अभिक्रिया थी, इसको हम डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट बैलेंस करते हैं, डायरेक्ट हम दिमाग लगा के कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए क्या करते हैं हम यहां पर, हम देख लेते हैं कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं, उसके बाद अधातु को बैलेंस करते हैं, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और कार्बन है तो उसको, कार्बन को सबसे पहले करेंगे। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो लास्ट में बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को देखेंगे, 2 2 3 है। यहां पर अगर हम यहां 2 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ये 4, तो यहां 4 करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, नहीं गड़बड़ाया नहीं, यहां पर भी 4 हो गया। ये रिएक्शन डायरेक्ट बैलेंस कर दिया हमने। आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और एक क्लास में आपका ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा।